नमस्कार। सबसे पहले सभी विद्यार्थी भाइयों के उज्जवल भविष्य की मैं कामना करता हूं। मैं ये मानता हूं कि हमारे देश का भविष्य आपकी नई जनरेशन आगे होकर उनके हाथ में सुरक्षित है। आपको चाहे प्राइवेट सेक्टर में जाए चाहे सरकारी सेक्टर में जाए, आपका कंट्रीब्यूशन, आपका नॉलेज, आपका विशेष रूप से काम करने की पद्धति, आपका टैलेंट आपको निश्चित रूप से यश तो देगा ही, पर देश के और समाज के भलाई के लिए भी उपयोगी होगा। मैं दो चीज़ें अक्सर कहता हूं कि नॉलेज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि नॉलेज इज़ पावर है और ये जो ज्ञान है इसमें हमारा देश वर्ल्ड में काफ़ी आगे निकल रहा है। इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप, साइंस, टेक्नोलॉजी, research, skilled and successful practices. We name it as knowledge, and conversion of knowledge into wealth is the future. The other important philosophy which always I remember, that is conversion of waste into wealth. No person is waste, no material is waste. It is depending upon the appropriate technology. It is depending upon the appropriate vision of the leadership that you can convert waste into wealth. मैं मानता हूँ कि समस्याएं बहुत हैं और आपके जीवन में जब आप कहीं भी प्राइवेट या गवर्नमेंट सेक्टर में काम करोगे तो आपको हर समय समस्याएं आएगी। पर मैं अक्सर एक बात को याद रखता हूं कि देयर आर सम पीपल हु कन्वर्ट प्रॉब्लम्स इनटू अपॉर्चुनिटीज एंड देयर आर सम पीपल हु कन्वर्ट अपॉर्चुनिटीज इनटू द प्रॉब्लम्स। आज समस्याओं का रूपांतर आप अवसरों में करना ही लीडरशिप की सबसे बड़ी कसौटी है। मैं मानता हूं कि आप सब लोग जीवन में समस्याओं पर मात करके विजयी होंगे, आगे जाएंगे और देश और समाज के लिए कंट्रीब्यूट करेंगे। जहां तक ये जो नए नए इनोवेशंस और टेक्नोलॉजी है, इसका ट्रांसपोर्ट सेक्टर के बारे में मुझे विशेष रूप से कहा गया है, तो सबसे पहली बात है कि हमें हमारी समस्याओं को समझना होगा। पहली समस्या ये है कि हमारे देश में एयरपोर्ट्स, वाटर पोर्ट्स, पोर्ट्स, रेलवे स्टेशंस और रोड और अभी विशेष रूप से जल मार्ग, नेशनल हाईवे, रेलवे के मार्ग, ये सब में साथ साथ हमारी टेक्नोलॉजी को बदल रही है, हर सेक्टर में बदल रही है। एक समय हमारे कोयले के इंजन पर हमारी गाड़ियाँ चलती थी, अब लगभग 100% इलेक्ट्रिफिकेशन हुआ है, स्पीड भी बढ़ी हुई है। एक तरफ हमारे पोर्ट्स इतने इफिशिएंट नहीं थे, आज हम लोग इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के बराबरी पहुँच रहे हैं, नए पोर्ट का निर्माण कर रहे हैं और किसी भी देश के विकास में इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट में पोर्ट का योगदान बहुत बड़ा होता है। तीसरी बात जो है एविएशन इंडस्ट्री, उसमें तो इतना रिवोल्यूशन हुआ है कि हमारे देश में आज बड़े प्रमाण पर एयरपोर्ट्स तैयार हुए हैं और विशेष रूप से हमारी जैसे हमारे पुराने समय स्टेट ट्रांसपोर्ट के स्टेशन, बस स्टेशन थे, वैसे एयरपोर्ट अब भरे हुए हैं और इसलिए स्वाभाविक रूप से जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, जो चेंज हुआ है पिछले 25 साल में, उसका अध्ययन करके अगले 50 साल में हमको क्या विजन लेनी है, इसके ऊपर विचार करके हमको आगे जाने की आवश्यकता है। द फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी, फ्यूचरिस्टिक विजन एंड फ्यूचरिस्टिक प्लानिंग इन एडवांस एंड डिटेल, उसका इम्प्लीमेंटेशन प्रभावी रूप से करने में ही देश का हित है। सबसे पहले स्वदेशी और स्वावलंबन हमारा मंत्र है और इसलिए स्वाभाविक रूप से राष्ट्र की उन्नति और विकास के लिए हमारे देश में हर चीज़ हम कैसे निर्माण करें और कोई चीज़ इंपोर्ट करने की हमें आवश्यकता ना पड़े, इसका भी ध्यान देना होगा। अगर सही माने में ये सही है कि हमें इंपोर्ट को कम करना है और एक्सपोर्ट को बढ़ाना है, तो स्वदेशी और स्वावलंबन के आधार पर हमारे देश में जो स्टार्टअप है, जो नई नई टेक्नोलॉजी विकसित हो रही है, उसका योगदान ट्रांसपोर्ट सेक्टर में भी बहुत ज़्यादा है और एक आधी टेक्नोलॉजी अगर हमारे पास नहीं है तो किसी देश से वो टेक्नोलॉजी हम ला सकते हैं। मैं सबसे पहले आपको ये कहना चाहूँगा कि हम लोग ग्रीन एक्सप्रेस हाईवे बना रहे हैं, एक्सिस कंट्रोल। ग्रीन का मतलब ये रोड ही नहीं थी, हम नए बना रहे हैं। मैं आपको एक ही उदाहरण बताऊँ तो हमारे विद्यार्थी जीवन में हम कश्मीर से कन्याकुमारी तक बात करते थे। अब ऐसी स्थिति है कि अगर हम मनाली से निकलेंगे तो रोहतांग पास जाने के लिए 3.5 घंटे लगते थे। अब अटल टनल बनी है, हम 8 मिनट में जाते हैं। रोहतांग टनल के जब बाहर आएंगे तो हमारे यहाँ हम 8 टनल बना रहे हैं अप टू लद्दाख और लेह, और रोड भी बना रहे हैं हिमालय के बीच में से। और फिर लद्दाख और लेह आएंगे तो उसके बाद आशिया की सबसे बड़ी झोजिला टनल बना रहे हैं और जिसकी लंबाई 11.6 किलोमीटर है और वो करीब 70-80% काम पूरा हुआ है। वहाँ से निकल के झेड़मोड़ टनल से हम श्रीनगर आएंगे और श्रीनगर और जम्मू के बीच में हमने 18 टनल बना रहे हैं, 17 टनल पूरी हो गई है और जिसके कारण जम्मू से श्रीनगर 4 घंटे में हो जाएगा और ये एक टनल पूरा और रोड अच्छा होने के बाद 3.5 घंटे पे आएगा।
फिर जम्मू आने के पहले कटरा के पास राइट हैंड से दिल्ली कटरा एक्सप्रेस हाईवे मिलेगा। अमृतसर होकर वो दिल्ली आएगा, अमृतसर से 4 घंटे में दिल्ली, और दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस हाईवे को जुड़ेगा। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस हाईवे को जुड़ने के बाद अब दिल्ली से लगभग हमने मुंबई तक के काम में 80% काम पूरा किया है। वहाँ से आने के बाद हम सूरत तक आएंगे, और सूरत से हमारे को दिल्ली से और उत्तर भारत से अगर साउथ में जाना है, चेन्नई, बेंगलोर, हैदराबाद, कोचीन, त्रिवेंद्रम, कन्याकुमारी, तो रोड यह है कि हम मुंबई आए, मुंबई से पुणे जाए, और पुणे से एक तरफ सोलापुर और एक तरफ से कोल्हापुर, 2 सिटी से हम दक्षिण में प्रवेश कर रहे थे। पर अब हमको सूरत के बाद मुंबई आने की जरूरत नहीं है। हम नया हाईवे बना रहे हैं, सूरत से नासिक, नासिक से अहमदनगर, अहमदनगर से सोलापुर, और सोलापुर से कर्नूल, और कर्नूल से हैदराबाद, चेन्नई, बेंगलोर, बेंगलोर, कोचीन, त्रिवेंद्रम और कन्याकुमारी। यानी ये कश्मीर से कन्याकुमारी पूरा हाईवे बन गया। दिल्ली से हाईवे काफ़ी कुछ हुआ है, थोड़ा बहुत होने का बाकी है, पर कश्मीर से कन्याकुमारी तक हमारा एक्सेस कंट्रोल हाईवे बन गया। तो एक प्रकार से हमारे यहाँ ये हाईवे के कारण सबसे बड़ा फायदा होगा कि आज हमारी लॉजिस्टिक कॉस्ट 16% आती है, मेरा विश्वास है वो 9% पे आएगी। वो 9% में इसलिए आएगी कि हाईवे हमने ऐसे बनाया है कि वहाँ दिल्ली से मुंबई एक ट्रक को जाने के लिए 54 आवर्स लगते थे, अब वो 20 घंटे में आएंगी। तो स्वाभाविक रूप से टाइम बचेगा, फ्यूल बचेगा। तो ऐसे हाईवे हम दिल्ली से देहरादून 2 घंटे में, दिल्ली से चंडीगढ़ 2.5 घंटे में, दिल्ली से जयपुर 2 घंटे में, दिल्ली से अमृतसर 4 घंटे में, दिल्ली से कटरा 6 घंटे में, चेन्नई से बेंगलोर 2 घंटे में, और मैसूर से बेंगलोर 1 घंटे में। तो लगभग इसमें कुछ बन भी गए। इसका सबसे बड़ा फायदा होगा कि हमारी लॉजिस्टिक कॉस्ट कम होगी, और जिसके कारण हमारा एक्सपोर्ट बढ़ेगा। जब रोड इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में अमेरिकन प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी जी ने जो बात कही थी, वो मैं अक्सर याद रखता हूँ। उन्होंने कहा था कि अमेरिकन रोड्स आर नॉट गुड बिकॉज अमेरिका इज रिच, बट अमेरिका इज रिच बिकॉज अमेरिकन रोड्स आर गुड। और रोड से प्रॉस्पेरिटी आती है। तो सबसे पहली बात है कि रोड के कारण नई सिटी डेवलप होंगी, इंडस्ट्री आएगी, ट्रेड बिजनेस डेवलप होगा, लॉजिस्टिक कॉस्ट कम होगी। हमने सब पोर्ट को जोड़ने का कार्यक्रम तैयार किया है। हम लोग ने सागरमाला करके, मैं जब शिपिंग मंत्री था तो 16 लाख करोड़ की योजना हाथ में ली, 12 लाख करोड़ के काम पूरे हुए। फिर भारतमाला प्रोजेक्ट हमने लिया जो करीब 40 लाख करोड़ का है। पहला फेज हमने उसमें से 60-70% काम पूरा कर लिया। तो आप स्वाभाविक रूप से देश में रोड इंफ्रास्ट्रक्चर बदल रहा है, पोर्ट का चित्र बदल रहा है, हवाई एयरपोर्ट का चित्र बदल रहा है, और इतना ही नहीं तो रेलवे का भी चित्र बदल रहा है। और यह नया जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो देश के विकास के लिए, ग्रोथ रेट बढ़ाने के लिए बहुत आवश्यक है। हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि हमें $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनना है, हमें विश्वगुरु बनाना है, हमारे देश को, हमको दुनिया की महान आर्थिक शक्ति बनाना है, हम दुनिया की तीसरे नंबर की अर्थव्यवस्था बनना चाहते हैं। तो ये सब करने के लिए हमको एक्सपोर्ट को बढ़ाना होगा, उद्योग क्षेत्र में, एग्रीकल्चर में प्रगति और विकास करना होगा। और आज हमारा 8% ग्रोथ रेट है, उसको बढ़ाकर कम से कम 12% तक ले जाने की कोशिश करनी पड़ेगी। और ये करने के लिए वाटर, पावर, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, चारों चीज़ों का इंफ्रास्ट्रक्चर जब डेवलप करेंगे तो इंडस्ट्री आएगी, ट्रेड बिजनेस बढ़ेगा, इंडस्ट्री और ट्रेड बिजनेस बढ़ेगा तो कैपिटल इन्वेस्टमेंट आएगी, कैपिटल इन्वेस्टमेंट और इंडस्ट्री और ट्रेड बिजनेस बढ़ेगा तो रोजगार का निर्माण होगा, और रोजगार निर्माण हुआ तो गरीबी दूर होगी, और हमारा देश सुखी, समृद्ध और संपन्न होगा। अब ये सब करते समय अलग अलग प्रकार की टेक्नोलॉजी हमारे देश में भी विकसित हुई है और वर्ल्ड में भी विकसित हुई है। उदाहरण के लिए ट्रांसपोर्ट सेक्टर में मैं आपको बताता हूँ कि जैसे रोड अच्छे बन रहे हैं, वैसे अब हम लोग इलेक्ट्रिक हाईवे में जाने की कोशिश कर रहे हैं। पहला पायलट प्रोजेक्ट अभी नागपुर में हम शुरू कर रहे हैं, जो प्रोजेक्ट ऐसा है कि टाटा और स्कोडा 2 कंपनी के साथ जॉइंट वेंचर हुआ है। मैं खुद चेकोस्लोवाकिया में स्कोडा में गया था। वो जो इलेक्ट्रिक बस है, ट्रॉली बस, जो 3 बसेज जोड़कर आती है, 2 बसेज 18 मीटर 24 मीटर की आती है, वो बसेज जो है वो हम नागपुर में पहली बार रिंग रोड पर 50 किलोमीटर चला रहे, 15-15 मिनट में बस आएगी। उसकी विशेषता ये है कि टाटा ने स्कोडा से टेक्नोलॉजी ली है, वो जो रोलिंग स्टॉक है वो तैयार करेंगे, और वो बस जो है इलेक्ट्रिक केबल डालने की जरूरत नहीं है। एक बस स्टॉप पर बस खड़ी रहेंगी, ऊपर से हिटाची ने एक टेक्नोलॉजी तैयार की है, टाटा ने उनके साथ भी जॉइंट वेंचर किया है। वो डायरेक्ट नीचे आएगी, बस को चार्ज करेगी और 40 किलोमीटर बस चलेगी। तो एक आधा मिनट में फिर से बस 40 किलोमीटर, फिर 40 किलोमीटर चलती रहेगी। तो ये टेक्नोलॉजी के आधार पर ये बस में बस होस्टेस होगी, एयर होस्टेस जैसी, चाय कॉफ़ी नाश्ता मिलेगा, एग्जीक्यूटिव क्लास की सीट रहेगी, एक लैपटॉप भी होगा, टीवी स्क्रीन पर सब देख सकेंगे, और बस का रेट डीजल बस की तुलना में 30% कम होगा। अब ये जो इस प्रकार के टेक्नोलॉजी से जब बस चल सकती है तो ट्रक भी चल सकती है, और इलेक्ट्रिक पर अगर ट्रक चलेगी तो जहाँ 100 रुपये का डीजल लगता है वो 5 रुपये की बिजली लगती है। अभी आप देखो, मैं ट्रांसपोर्ट मंत्री होने के नाते
इलेक्ट्रिक, इथेनॉल, मिथेनॉल, बायोडीजल, बायो एलएनजी, बायो सीएनजी और ग्रीन हाइड्रोजन, इसके ऊपर विशेष रूप से हम प्रोत्साहित कर रहे हैं। इसमें से ये काफ़ी फ्यूल इंडिजीनियस है। हमारे देश में हम 16 लाख करोड़ का इंपोर्ट करते हैं फॉसिल फ्यूल का, उसके बजाय हम हाइड्रोजन, इथेनॉल, मिथेनॉल, बायोडीजल, बायो एलएनजी, बायो सीएनजी और इलेक्ट्रिक बना रहे हैं। एक समय लिथियम आयन की बैटरी की कीमत करीब $150 पर किलोवाट पर आवर थी, वो 115 आई और अभी मेरी जानकारी है कि 100 से $105 तक आई है। जब यह 100 से नीचे आएगी तो पेट्रोल कार, पेट्रोल का डीजल की बस और इलेक्ट्रिक की बस की कीमत सेम होगी। अब इलेक्ट्रिक बस चलाने के लिए 60 रुपये किलोमीटर खर्चा आता है, डीजल बस चलाने के लिए 115 रुपये किलोमीटर आता है। तो ये ट्रक और बस की तुलना में अगर हमारे यहाँ इलेक्ट्रिक ट्रक होगा तो आप समझिए लॉजिस्टिक कॉस्ट कितनी कम होगी। फ्लेक्स इंजन की गाड़ियाँ हम ला रहे हैं। अभी मैंने बजाज की सीएनजी पर चलने वाली मोटरसाइकिल लॉन्च की पूना में, ये वर्ल्ड की पहली है। इसमें ये मोटरसाइकिल है, इसको चलाने के लिए 1 किलोमीटर के लिए ₹2.25 पेट्रोल का खर्चा आता है और सीएनजी में ₹1 किलोमीटर आता है। तो मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास स्टूडेंट के लिए अगर सीएनजी पे आएगी तो आधे से ज़्यादा पैसा पेट्रोल का बचेगा। अभी हमने फ्लेक्स इंजन शुरू किया है, जो बसें, जो स्कूटर और ऑटो रिक्शा और गाड़ियाँ आ रही, मेरे पास फ्लेक्स इंजन की गाड़ी है जहाँ 100% इथेनॉल का यूज़ हो रहा है। तो मुझे लगता है कि हमने सीएनजी, एलएनजी अब परली से बनने लगा है। करीब 400 प्लांट देश में शुरू हो रहे, 40 शुरू हो गए। ये हमारे लिए बहुत फायदे का है। अभी तो पानीपत में हाँ एक प्लांट इंडियन ऑयल ने शुरू किया, मुझे बहुत खुशी है, जिसका पीछा मैं करता था। वो 1 लाख टन बिटुमिन पर डे बना रहे हैं और नहीं 150 टन बिटुमिन पर डे और 1 लाख लीटर इथेनॉल बना रहे हैं। और वो साल भर में 76,000 टन बायो एविएशन फ्यूल, सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल बना रहे, जिससे हवाई जहाज चलेंगे। मैं आपको बताना चाहता हूं कि आने वाले कुछ दिनों में हिंदुस्तान में वर्ल्ड के हवाई जहाज इसलिए आएंगे कि हमारा फ्यूल सस्ता होगा और यहाँ से बायो एविएशन फ्यूल वो उठाएंगे। तो ये जो चेंजेस हो रहे ट्रांसपोर्ट सेक्टर में, इससे हमारी लॉजिस्टिक कॉस्ट सिंगल डिजिट पे 9 पे आएगी, तो हमारा एक्सपोर्ट बढ़ेगा, प्रगति होगी, ग्रोथ रेट बढ़ेगा। अब दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि नई नई टेक्नोलॉजी रोज आ रही है। अभी सर्कुलेशन इकोनॉमी की बात होती है। सर्कुलेशन इकोनॉमी में जो टायर रहते थे रबर के, ये वर्ल्ड से हमारे देश में इंपोर्ट करने के लिए बंदी थी। मैंने एनवायरमेंट मिनिस्ट्री को कहा कि इसको अलाउ करो। अब ये रबर के टायर से हम लोग पाउडर निकालकर ये बिटुमिन में डाल सकते हैं 15-16% तक। फिर जो वेस्ट प्लास्टिक है वो 7% तक डाल सकते हैं। हमारे देश में 80 लाख टन का बिटुमिन लगता है, 40 लाख से 45 लाख टन हमारी रिफाइनरी देती है और 40 लाख टन का इंपोर्ट होता है। अगर हमने ये 15% रबर वेस्ट और ये डाला तो रोड की क्वालिटी भी सुधरेगी और हमारा इंपोर्ट भी कम होगा। तो कहीं ना कहीं अब हमारे यहाँ सॉइल स्टेबलाइज टेक्नोलॉजी आई है, जो केमिकल्स है वो जमीन में डालकर हम उसको मिक्स करके हमारा इतना उसका बेस अच्छा हो जाता है कि हम कम कॉस्ट में रोड की क्वालिटी को मेंटेन कर सकते हैं। हमारे यहाँ हमने विशेष रूप से कचरा का उपयोग किया है। अभी दिल्ली में जो UR2 है और दिल्ली मुंबई हाईवे का पार्ट है, उसमें 80 लाख टन कचरा गाजीपुर के टिकड़ी का हमने सेग्रीगेट करके उसमें मेटल, ग्लास, प्लास्टिक अलग किया और जो कचरा था वो हमने रोड में यूज़ किया। अहमदाबाद डोलेरो रोड पर वहाँ भी हमने इसी प्रकार से हमने करीब काफ़ी बड़े प्रमाण पर ये सब जो कचरा है, करीब 30 लाख टन अहमदाबाद का, वो उसमें डाला है। अब देश में कचरा भी हम डाल रहे हैं। दूसरी बात, हमारी जो कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट है उसमें जेसीबी ने अभी फ्लेक्स इंजन पर, सीएनजी पर और डीजल ऐसा हाइब्रिड पर जेसीबी तैयार किया है। हम अभी इलेक्ट्रिक पर, फिर सीएनजी पर हम मशीनरी को कन्वर्ट कर रहे हैं, जिससे हमारी कॉस्ट भी कम होगी, प्रदूषण भी कम होगा और फॉसिल फ्यूल का इंपोर्ट भी कम होगा। अभी बेंगलोर में हमने एक प्रयोग किया था कि कोयले से जो मिथेनॉल बनता है वो 15% डीजल में डालने की नीति सरकार ने निर्णय किया है। तो वो डालकर हमने अशोक लेलैंड की बसेस बेंगलोर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की चलाई और वो प्रोजेक्ट सक्सेसफुल हुआ। उसी समय मिथेनॉल पर चलने वाले ट्रक को भी हमने लॉन्च किया। अब मिथेनॉल का भाव 23 रुपये लीटर है और डीजल का भाव 110 रुपये लीटर है। तो कितना बड़ा सेविंग है और प्रदूषण भी कम है और हमारे देश में हम ये सब पैदा कर सकते हैं। अब मरीन इंजन में मिथेनॉल का यूज़ कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक का यूज़ कर रहे हैं। ग्रीन हाइड्रोजन हमारा भविष्य है और ग्रीन हाइड्रोजन में मैं चाहता हूं कि हम ऊर्जा को आयात करने वाला नहीं, ऊर्जा को निर्यात करने वाला देश बनने की महत्वाकांक्षा हमारे मन में है। और इसलिए जो ब्लैक हाइड्रोजन है वो कोयले से बनता है, ब्राउन हाइड्रोजन पेट्रोलियम से बनता है और ग्रीन हाइड्रोजन कचरे से, बायोमास से या पानी से बनता है। हमारी दिक्कत यह है कि अभी इसकी कीमत 350 रुपये केजी आती है। अलग अलग प्रकार के प्रयोग शुरू है और मेरा विश्वास है कि म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के वेस्ट को सेग्रीगेट करके बायोडाइजेस्टर में डालकर मीथेन निकालकर मीथेन से हम हाइड्रोजन तैयार कर सकते हैं और ये हमारे यहाँ बहुत बड़ा पोटेंशियल है वेस्ट टू वेल्थ। तो आने वाले समय में अल्टरनेटिव फ्यूल में, रोड कंस्ट्रक्शन में नई नई टेक्नोलॉजी का उपयोग करके जो रिफॉर्म हो रहा है उससे जो ट्रांसफॉर्म होगा
और उसके कारण जो परफॉर्म होगा उसमें देश के विकास का दर बहुत बढ़ेगा। हम लोग टू सेव मनी इज टू अर्न मनी, नए नए स्टार्टअप जो है वो नई नई टेक्नोलॉजी का उपयोग करके हम प्रदूषण को कम करना चाहते हैं। हमारी नीति यही है, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट, कॉस्ट इफेक्टिव, पोल्यूशन फ्री और इंडिजिनस। ट्रांसपोर्ट सेक्टर में आपको याद होगा, एक 2 साल पहले मैंने इनिशिएटिव लेकर एक हवाई जहाज एमपीबीएस सी प्लेन हमने समुद्र में उतारा था। बाद में वो सरदार सरोवर के लिए चालू भी हुआ था, कुछ कारणवश आगे चल नहीं पाया। तो आज हम लोग एमपीबीएस सी प्लेन देश में लाकर हर तालाब को, हर डैम को हम वाटर पोर्ट में कन्वर्ट करेंगे और वहां हवाई जहाज उतरेंगे, एयरपोर्ट की जरूरत नहीं होगी। और वहां से उड़े हवाई जहाज एमपीबीएस सी प्लेन एयर स्ट्रिप पे भी उतरेंगे। 26 जगह पर हमने रोड पर एयर स्ट्रिप बनाई है, जहां मिलिट्री का सबसे बड़ा हवाई जहाज हमने उतारा था राजस्थान में, और वो भी सक्सेसफुली हुआ है। टेक्नोलॉजी इन रोड कंस्ट्रक्शन, चेंजेस इन फ्यूल, स्वावलंबी भारत बनाना होगा तो इंपोर्ट कम करना पड़ेगा, प्रदूषण से मुक्ति देनी पड़ेगी और देश में रोजगार निर्माण करना पड़ेगा। तो स्वाभाविक रूप से इसी दिशा में पूरे ट्रांसपोर्ट सेक्टर को हम बदल रहे हैं। वाटरवेज बनाने की हमने कोशिश की। गंगा का वाटरवेज में जब शिपिंग मंत्री था हमने पूरा बनाया, ब्रह्मपुत्रा में वाटरवेज बनाया। अब देश में 110 वाटरवेज की हमने मान्यता दी है। और वाटरवेज में पानी पे तो चलेगा ही शिप, कोई बोट चलेगी, पर हवाई जहाज भी उतरेंगे। ये नई युग की कल्पना है। रोड पर ट्रक और बसेस इलेक्ट्रिक पर चलेगी, इलेक्ट्रिक की केबल होगी या जैसी चार्जिंग सिस्टम हिटाची वाली मैंने कही, उसके आधार पर ट्रक और बसेस चलेंगे। तो हमारे टिकट रेट आम आदमी के लिए 30% कम हो जाएंगे, हमारा कॉस्टिंग, लॉजिस्टिक कॉस्ट कम हो जाएगी। तो टेक्नोलॉजी का उपयोग करके, इनोवेशन और रिसर्च करते हुए हमारे देश के औद्योगिक और आर्थिक विकास में हम लॉजिस्टिक कॉस्ट को कम करते हुए देश में आत्मनिर्भर बने, आत्मनिर्भर भारत बने। ये हमारे प्रधानमंत्री जी की भी महत्वाकांक्षा है और ये अगर करना है तो हर चीज हिंदुस्तान में तैयार होनी चाहिए। मुझे बहुत खुशी है कि हमारे यंग टैलेंटेड नए युवा जो है वो स्टार्टअप में बड़े प्रमाण पर रिसर्च कर रहे हैं और उसके कारण सभी क्षेत्र में बहुत बड़ा परिवर्तन हो रहा है। मुझे विश्वास है कि आने वाले समय में परिस्थितियां बदलती जाएगी, नई नई टेक्नोलॉजी आती रहेगी और टेक्नोलॉजी केवल बाहर से नहीं आएगी, टेक्नोलॉजी हिंदुस्तान में डेवलप होगी और हम आगे जाएंगे। मैं आखिर में आपको एक अच्छा उदाहरण बताता हूं। मैं ट्रांसपोर्ट सेक्टर का मंत्री होने के नाते ऑटोमोबाइल का भी कुछ काम मेरे पास है। जब मैं मंत्री बना तो ये इंडस्ट्री 7.5 लाख करोड़ की थी। अभी ये इंडस्ट्री ऐसी है कि जो 4.5 करोड़ युवाओं को रोजगार देती है और भारत सरकार और राज्य सरकार को सबसे ज्यादा जीएसटी देती है। अब ये इंडस्ट्री 16 लाख करोड़ की बनी है और हम पहले 4थे नंबर पे थे। पहले मैं जब मंत्री बना 7वें नंबर पे थे, फिर 4थे नंबर पर आए। पहले नंबर पर अमेरिका थी, दूसरे नंबर पर चाइना थी, तीसरे नंबर पर जापान थी, चौथे पर इंडिया थी। पर अब हमने जापान को पीछे डालकर हम तीसरे नंबर पर आए हैं और मुझे खुशी है कि हम धीरे धीरे नंबर 1 पर जाएंगे। आने वाले ये कठिन है पर असंभव नहीं है। दुनिया के सब ब्रांड अब हमारे देश में उपस्थित है। मर्सिडीज वालों ने, मैं भी उनका एक इलेक्ट्रिक मर्सिडीज को जब लॉन्च किया तो मुझे बताया कि इसके बाद पूरी मर्सिडीज हम इलेक्ट्रिक पे बनाएंगे और हिंदुस्तान हमारा मैन्युफैक्चरिंग हब होगा। अब सभी ब्रांड यहाँ आ रहे हैं, बड़े प्रमाण पर हमारा एक्सपोर्ट बढ़ रहा है। हमारी 2 व्हीलर इंडस्ट्री, बजाज, टीवीएस, हीरो, ये सब 50% ऑफ द प्रोडक्शन को एक्सपोर्ट कर रहे हैं। आने वाले समय में इलेक्ट्रिक व्हीकल, इलेक्ट्रिक स्कूटर, इलेक्ट्रिक बस भी पॉपुलर बनी है। तो मुझे खुशी है कि हमारा ऑटोमोबाइल सेक्टर में काफ़ी बड़े प्रमाण पर विकास हो रहा है और नए रोजगार निर्माण हो रहे हैं, सरकार को भी रेवेन्यू मिल रहा है और हमारा देश भी आगे जा रहा है। जिस प्रकार से ऑटोमोबाइल सेक्टर में हम आगे गए, रोड सेक्टर में आज हम दुनिया का सबसे बड़ा रोड नेटवर्क बनाए। जब मैं कहता हूं कि हम 2024 समाप्त होगा तो हमारा रोड इंफ्रास्ट्रक्चर अमेरिका के बराबर होगा, तो कुछ अमेरिका से लोग मेरे पास आए, बोले आप गलत बोल रहे हैं, आपका अभी रोड इंफ्रास्ट्रक्चर अमेरिका से अच्छा है। तो जिस प्रकार से ये जो ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, टेक्नोलॉजी का उपयोग करके, इनोवेशन का उपयोग करके, ये अलग अलग प्रकार के स्वदेशी स्वावलंबन के आधार पर हमारे देश में एग्रीकल्चर को बढ़ावा देकर हम फ्यूल से लेकर इंफ्रास्ट्रक्चर तक जो प्रगति और विकास कर रहे हैं, इसके कारण देश विश्व गुरु बनेगा, देश आर्थिक महाशक्ति बनेगा, देश दुनिया की तीसरी महान आर्थिक शक्ति बनेगा और हम देश आगे जाएगा। गरीबी, भूखमरी, बेरोजगारी से मुक्ति मिलेगी, गांव, गरीब, मजदूर, किसान का कल्याण होगा और आत्मनिर्भर भारत का सपना पूरा होगा। यही हमारी संकल्पना है और नई नई बातें रोज आ रही है, नई नई बातें आ रही। मैं कुछ बातें आपको बता पाया हूँ, समय के इसमें नहीं बता पा रहा हूँ, पर कंस्ट्रक्शन में खूब टेक्नोलॉजी आई है और हम जो अच्छी टेक्नोलॉजी है, जो हमारे लिए अनुकूल है, उनको लगातार इंप्लीमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। मेरा विश्वास है कि निश्चित रूप में इसमें विकास होगा। आखिर में एक प्रार्थना ये यूपीएससी के विद्यार्थियों को मैं करूंगा कि हमारे देश में पानी की समस्या बहुत बड़ी है। शुरुआत में जैसे कहा गया था, मैं इतना होशियार विद्यार्थी नहीं हूँ। मुझे 9 डीलिट्स मिली है, उसमें से 5 एग्रीकल्चर साइंस में मिली है। दौड़ने वाले पानी को चलने के लिए लगाओ, चलने वाले पानी को रुकने के लिए लगाओ, रुके हुए पानी को जमीन को पीने के लिए लगाओ। गांव का पानी गांव में, खेत का पानी खेत में, घर का पानी घर में। हमने हजारों अमृत सरोवर बनाए, कोई 1 रुपया नहीं लगा।
रोड के लिए जो मिट्टी लगती थी वो वहां से धरणों से डैम से निकली और रोड में यूज की, वाटर स्टोरेज कैपेसिटी बढ़ाई, नदी नालों का खोलीकरण किया, रुंदीकरण किया, वाटर कंजर्वेशन, वाटर लेवल बढ़ी, वाटर जमीन में डिपॉजिट हुआ। और अनेक जगह पर जैसे पंजाबरा कृषि विद्यालय अकोला में 36 तालाब बनाए हमने अभी परभणी के यूनिवर्सिटी में बना रहे हैं। अनेक जगह पर हमने डैम तालाब का खोलीकरण रुंदीकरण किया, वाटर स्टोरेज कैपेसिटी बढ़ी, कुएं को पानी मिला, 22,000 कुएं रिचार्ज हुए। पानी ये हमारी बहुत बड़ी समस्या है। यानी राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, बाद में कर्नाटक, तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, हमारी सबकी समस्या पानी की समस्या है। अगर हमने इस पानी को वाटर कंजर्वेशन के द्वारा अगर काम किया तो मैं ये सब विद्यार्थी मित्रों को कहूँगा कि महाराष्ट्र सरकार ने एक GR निकाला है, वो कलेक्टर को अधिकार है, और इसी प्रकार से वाटर कंजर्वेशन का काम होगा तो आम के आम गुठलियों के दाम, और पानी मिल गया तो किसान का उत्पादन 2.5 गुना बढ़ेगा और ग्रामीण और कृषि भारत में बहुत बड़ी ताकत पैदा होगी। मुझे लगता है कि जो पॉजिटिव बातें हैं, जो देश के विकास के लिए है, गांव गरीब मजदूर किसान का कल्याण करने वाले हैं, उसको हम प्रभावी रूप से अगर इम्प्लीमेंट करते हैं तो निश्चित रूप से हमारा देश शक्तिशाली बनेगा, आत्मनिर्भर बनेगा, दुनिया की महाशक्ति बनेगा। आप सबके हाथों से हमारा देश ताकतवान बने, आत्मनिर्भर बने, गांव गरीब मजदूर किसान का कल्याण हो, आपको शक्ति मिले, प्रेरणा मिले और आपके द्वारा ये परिवर्तन हो, यही शुभकामनाएं मैं आप सबको देते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। धन्यवाद, नमस्कार। न्यूज़पेपर में एक बेहतरीन डेटा सेट दिया गया था कि पिछले 10 वर्षों के अंदर नक्सलवाद की समस्या बहुत कम हो गई है, बहुत कम जिलों तक मर्यादित हो गई, और उसका बहुत बड़ा श्रेय द हिंदू ने इंफ्रास्ट्रक्चर, खासकर रोड ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को दिया था। तो आपने सर जो चीजें बताई, न सिर्फ आर्थिक महासत्ता बनने के लिए बल्कि सुरक्षा वगैरह के लिए भी रोड ट्रांसपोर्टेशन का बहुत महत्व है। आपने सर जितने स्पष्ट विचार कम समय में इतने सारे हमें मुद्दे बताए, कोई शक नहीं है कि जो आप बता रहे, अमेरिका से भी बेहतर भारत की रोड व्यवस्था और ये सस्टेनेबल फ्यूल का इंफ्रास्ट्रक्चर हम बना रहे हैं। सर, आप हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़े, विद्यार्थियों का हौसला बढ़ाया, इसलिए हम आपके खूब खूब आभारी हैं। धन्यवाद सर।